डेली डॉज़र पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट की जहाँ पे ये लिखा गया है कि 2075 तक भारत की अर्थव्यवस्था यूएसए की अर्थव्यवस्था को पछाड़ के विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इस रिपोर्ट को अनेक मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया है और यहाँ पे आप एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसका शीर्षक है इंडिया टू ओवरटेक यूएस एज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2075। ये रिपोर्ट दी है इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने। अब यहाँ पे एक बड़ा प्रबल प्रश्न उठता है कि ये रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण क्या है, इसका महत्व क्या है। तो देखिए, गोल्डमैन सैक्स जैसी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली हो गई, मूडीज़ हो गई, ये सब इस प्रकार के रिपोर्ट्स, इस प्रकार के अनुमान, इस प्रकार के रेटिंग्स निकालते रहते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन्वेस्टर इन रिपोर्ट्स के आधार पे निर्णय लेते हैं कि उन्हें किसी देश में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो अगर ये रिपोर्ट आपके देश के हित में है तो आपके देश की रेपुटेशन बढ़ी इंटरनेशनल अरीना में और आपके देश के लिए और सरल हो जाएगा एफडीआई अट्रैक्ट करना। एफडीआई माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब यथास्थिति देख लेते हैं। तो ये लिस्ट है ऑफ ग्लोबल इकोनॉमीज बाय नॉमिनल जीडीपी। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत 5वें स्थान पे है, लगभग $4.25 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ। इसके पीछे यूके और फ्रांस है और इसके आगे जर्मनी, जापान, चाइना और यूएसए है। यूएसए अभी के लिए नंबर 1 पोजीशन पे है, परंतु ये अनुमान है कि 2030 तक चाइना नंबर 1 पे आ जाएगा और यूएसए गिर के नंबर 2 पे आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं अगर इंडिया को नंबर 2 तक पहुंचना है तो केवल यूएसए नहीं, जर्मनी और जापान को भी पछाड़ना पड़ेगा। तो इस पे भी अनुमान लगाया गया है और अनुमान ये है कि 2028 तक भारत, जापान और जर्मनी दोनों को पछाड़ के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं और उसका शीर्षक पढ़ सकते हैं, इंडिया लाइकली टू ओवरटेक जापान एंड जर्मनी टू बिकम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बाय 2028 सेज आईएमएफ। ये ग्राफ गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट से निकाली है। इसने फोरकास्ट किया है कि इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2075 तक। ये जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं इस ग्राफ में, ये भारत की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है और आप देख सकते हैं कैसे 90 के दशक में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था उसके बाद से कैसे भारत की इकोनॉमी लॉन्च हुई है। अब यहाँ पे हम टाइमलाइन देख लेते हैं। 90s में हुआ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, उसके बाद 20s में जापान की इकोनॉमी को ओवरटेक करके भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। उसके बाद 30s में चाइना यूएसए की इकोनॉमी को ओवरटेक करके विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगी और यूएसए गिर के आ जाएगा नंबर 2 पे। और उसके बाद 50s में इंडिया की इकोनॉमी यूरो एरिया की इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगी और उसके बाद 70s में यानी 2075 के आसपास इंडिया की इकोनॉमी यूएसए की इकोनॉमी को पछाड़ के विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। अगर आप 2075 का सिनेरियो ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बिग 3 बन रहा है, चाइना, इंडिया और यूएसए। इन तीनों की इकोनॉमी एक तरफ और बाकी सारे देशों की इकोनॉमी दूसरे तरफ। अब इतना ऑप्टिमिज्म क्यों है भारत के प्रति? तो देखिए, ये सब हवा में नहीं है। 4 प्रमुख कारण हैं, डेमोग्राफी, प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। ये सब भारी भरकम शब्द, इसलिए मैं एक एक करके समझाता हूँ कि इनका भारत से और भारत की इकोनॉमी से क्या लेना देना है। देखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन निर्भर करती है आपकी डेमोग्राफी के ऊपर। जितनी अच्छी आपकी डेमोग्राफी है उतना ज़्यादा बड़ा आपका लेबर फोर्स होगा। डेमोग्राफी के नाम पे हमें यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी पड़ती है। पहली बात, देश की जनसंख्या कितनी बड़ी है और देश का मीडियन एज कितना कम है। जितना ज़्यादा आपका जनसंख्या और जितना कम आपका मीडियन एज, उतना ज़्यादा आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होगा। यहाँ पे आप मीडियन एज प्रोजेक्शन का एक ग्राफ देख सकते हैं और आप देख रहे हैं कि सबसे कम मीडियन एज इंडिया का है, उसके बाद आता है यूएसए, उसके ऊपर चाइना और उसके ऊपर जापान। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, अराउंड 50s आप देख सकते हैं कि इंडिया का मीडियन एज 28 से बढ़कर 38 के आसपास पहुंच जाता है, चाइना का मीडियन एज 45 के ऊपर और यूएसए का मीडियन एज 40 के ऊपर पहुंच जाता है। और जापान की सबसे बुरी स्थिति है यहाँ पे, इनका मीडियन एज लगभग 55 के पास पहुंच जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा, जितना ज़्यादा आपका मीडियन एज है उतना कम आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होगा। याद रखिए, बूढ़े लोग
काम नहीं करते, वो सब कंज्यूम भी कम करते हैं और उसके ऊपर से गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा वेलफेयर भी वो सब लेते हैं, लेट्स से पेंशन के थ्रू। इसके कारण क्या होता है, इसका सीधा सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है जीडीपी में और कॉन्सिक्वेंशियली आपकी जीडीपी इसके कारण घट जाती है। इस एजिंग पॉपुलेशन का जापान पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। आप यहाँ पे ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इन रैपिडली एजिंग जापान एडल्ट डायपर सेल्स आर अबाउट टू सरपास बेबी डायपर्स। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है जापान के लिए कि जापान की सरकार नीतियाँ बना रही है इस एजिंग प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, क्योंकि अगर ये एजिंग प्रॉब्लम जापान की सरकार नहीं सुलझा पाएगी तो इनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। और इसलिए बहुत सारे अर्थशास्त्री ये बोलते हैं कि जापान की एजिंग प्रॉब्लम एक डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की जीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप किसी भी हाई जीडीपी देश को निकाल के देख लें, आपको दिखेगा कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार है। इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं, इंडियाज रोड इंफ्रा विल मैच यूएस बाई 2024 एंड रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी। अब रोड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि देखिए, जितना अच्छा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना अच्छा आपका रोड्स है, उतना सरल होगा गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरा। जितने अच्छे आपके पोर्ट्स हैं, जितने अच्छे आपके कार्गो नेटवर्क्स हैं, उतना कम पैसा लगेगा, उतना एफिशिएंट होगा ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय रोड नेटवर्क साइज। दूसरे स्थान पे है भारत। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो है पेव्ड रोड्स का। अगर आप देखें तो 45 लाख किलोमीटर रोड्स हैं जो भारत में पेव्ड हैं, और हमारे आगे केवल 2 देश हैं, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। अब हम बात करेंगे इनोवेशन की। देखिए, अगर आप यूएसए की इकोनॉमी को देखें तो एक तरह से इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमी है। लगभग जो भी नया प्रोडक्ट आता है, जो भी नया टेक्नोलॉजी आता है, वो यूएसए से ही आता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। इसके कारण इस इनोवेशन के आधार पे यूएसए ने अपनी इंटेलेक्चुअल हेजेमनी बनाई है और इस हेजेमनी के आधार पे उनकी इकोनॉमिक हेजेमनी भी बनी है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि इनोवेशन के द्वारा भी जीडीपी कैसे बढ़ती है। देखिए, इनोवेशन के द्वारा व्यक्ति की, संस्थानों की एफिशिएंसी बढ़ती है। यानी जो व्यक्ति पहले एक काम 10 घंटे में कर सकता था, अब वो काम 5 घंटे में कर सकता है। और जैसे जैसे वो एफिशिएंसी बढ़ती है, वैसे वैसे देश की जीडीपी, देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रीज विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स, यूएसए नंबर 1 पे, चाइना नंबर 2 पे और इंडिया नंबर 3 पे है। इजराइल और यूके 4वें और 5वें स्थान पे आते हैं। ये यूनिकॉर्न्स, ये कंपनीज और ये इनोवेशन इंस्टीट्यूशंस, ये सब बहुत ज़रूरी है भारत के लिए, क्योंकि जैसे जैसे इनोवेशन बढ़ेगा, कॉन्सिक्वेंशली हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, हमारी जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ेगी और अल्टीमेटली इकोनॉमी भी बढ़ेगी। मेरी व्यक्तिगत राय, मेरी पर्सनल ओपिनियन इस रिपोर्ट पे यह है कि ये भारत को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। मेरा ये मानना है कि 2075 तक का समय नहीं लगेगा, 60s में ही कहीं, यानी 2060 और 2070 के बीच में ही भारत यूएसए की अर्थव्यवस्था को पछाड़ के विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। मैं ये ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस प्रकार का अंडर एस्टिमेशन पहले भी देखा है। मुझे आईएमएफ के पुराने रिपोर्ट्स याद है, इसमें ये लिखा जाता था कि भारत की अर्थव्यवस्था को 2032 तक का समय लगेगा जापान को पछाड़ के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में। उसके बाद मैं रिपोर्ट देखता हूँ कि लिखा गया कि नहीं, 2030 तक ही हो जाएगा। और आज मैं सुन रहा हूँ लेटेस्ट जो आईएमएफ का प्रेडिक्शन है वो ये है कि 2028 तक ही भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो ओवरऑल ये सब जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स हो गई, मॉर्गन स्टैनली हो गई और मूडीज हो गई, ये सब काफ़ी हद तक अंडर एस्टिमेट करती है भारत की ग्रोथ को। तो अगेन, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। धन्यवाद।